दोस्तों नमस्कार। आज राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति से संबंधित रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो इसी सिलसिले में हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक ग्रुपों में वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। तो जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है या अन्यथा कोई और कारण से भी राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का पद जो है 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य होता है, यानी इसका आंसर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 62 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 क्लॉज 2 के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। वही अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति पद का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए। तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यानी आंसर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 मंथ में भरा जाना चाहिए, यानी 20 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ण की जानी चाहिए। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर भी बी 6 माह में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी सी इसका आंसर राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के गुप्त मतदान द्वारा होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच तथा निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। तो किससे मिलकर बनता है, संसद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है जिसमें निम्न के सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अंतःस्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी राइट हो जाएगा, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी राइट हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए 4 जो है रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में रहते हैं कौन कौन रहते हैं, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं कौन करते हैं, संसद के दोनों सदनों के तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रीय चुनाव भाग जिसके द्वारा नहीं लिया जाता है, यानी डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, यानी विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा उसका कार्यभार जो है 6 महीने तक संभाला जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दी जाती है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारण से उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख से 6 माह के अंदर करा लिया जाना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पदभार को संभालता है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति का वेतन है, तो भारत का राष्ट्रपति का वेतन जो है 1,50,000 रुपये प्रति माह, यानी ये बहुत पहले क्वेश्चन आया है, ठीक है। 1,50,000 रुपये प्रति माह सी दिया गया है इसमें इसका राइट आंसर। लेकिन वर्तमान की बात करें 4.5 से 5 के बीच भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख समथिंग अभी अप्रोक्सीमेट है, तो इसमें जो है सी राइट आंसर इसका दिया गया है। लेकिन करंट के हिसाब से बात करेंगे तो इसका 5 लाख रुपये हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और वहीं उपराष्ट्रपति राज्यपाल का वेतन भी सभी अब बढ़ चुका है, ये पुराना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत के उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 6 माह तक उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल देख सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो 14 का आंसर जो है कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब सत्र नहीं चल रहा है तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का, और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान ही होती हैं, ये भी राइट हो जाएगा। और संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेत होने पर उनके समकक्ष रखा जाएगा, बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा। डी की बात करेंगे, अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है, इसलिए डी इसमें जो है रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब क्या होता है, संसद का सत्र चालू नहीं होता है, तभी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किससे प्राप्त है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाने का अधिकार है वो संसद के दोनों सदनों को है, किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा। खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस पर आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी डी, राजदूत, प्रधानमंत्री और महान्यायाधीश सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखता है, और इसे ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो तथा लोकसभा सहमत हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर सकता है। तो उपराष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को करेगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, इसीलिए भारत का राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ये शर्तें जो है राष्ट्रपति के लिए उसकी क्वालिफिकेशन का निर्धारण करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो कब लगाया जाता है केंद्र में राष्ट्रपति शासन? कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन जो है नहीं लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन
वस्तुतः या अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में राज्यों में लगाया जाता है। संविधान में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात संबंधी उपबंधों का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की घोषणा कर सकते हैं। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर 44वें संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो इसका इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, यानी आर्टिकल 78 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 78 में ऊपर दिया नहीं गया है, क्लॉज 1 भी दिया है, इसीलिए इसमें आंसर कोई नहीं है। और अनुच्छेद 78 को प्रधानमंत्री पर यह दायित्व डालता है कि संघ के कार्यों के प्रशासन के बारे में तथा विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय करे वह उन सभी की सूचना राष्ट्रपति को दे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? यानी 6 सप्ताह तक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो सर्वसम्मति से जो निर्वाचित हुए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से यानी निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? एन संजीव रेड्डी, यानी नीलम संजीव रेड्डी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा होता है तो किसके द्वारा होता है? भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा आर्टिकल 71 क्लॉज ए के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस किया गया निश्चित जो विनिश्चय अंतिम होगा, उनका सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद कौन सुलझाता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, यानी इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा। खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस पर आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रपति का अधिकार भी होगा। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करता है तब यह उदाहरण है, तो यह निलंबित विशेषाधिकार का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा, अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक जो है धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। राष्ट्रपति की विधेयक पर इस प्रकार की जो शक्ति होती है निलंबनकारी वीटो, जिसे सस्पेंशन वीटो कही जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है संचालित कराया जाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है, तो अधिकतम अवधि पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह राइट होना चाहिए था, यहाँ पे डी आंसर दिया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अधिकतम जो है 6 माह, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा। ये जो है राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं दिया गया कि राज्यसभा का विघटन कर सकेगा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि वह एक स्थायी सदन होता है। आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। शेष विकल्प राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत शामिल
हैं। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार हैं वो सभी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, ये तीनों जो है राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है? तो 34 का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। न्यूनतम आयु 35 वर्ष की अर्हता भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम आयु। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? तो द्वितीय मतों की गणना के द्वारा जो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था वो बीबी गिरी थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बीबी गिरी। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। दातव्य की 1969 में राष्ट्रपतीय चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें बीबी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।